एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एंड इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हु विल प्रोवाइड द लेबर, कि जो पालमपुर विलेज था उसमें लेबर कौन प्रोवाइड करता था। तो जैसे कि हम लोगों ने एनालिसिस किया था, जो स्मॉल फार्मर्स थे, जो छोटे किसान थे, उनके पास में लैंड्स बहुत कम थी बट उनका नंबर ज़्यादा था। छोटे किसान ज़्यादा थे पालमपुर में और उनके पास ज़मीनें कम थीं। इस वजह से वो लोग क्या करते थे कि दूसरों की ज़मीनों पे एज अ लेबर काम करते थे। और आज के वीडियो की स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं दाला एंड रामकली के स्टोरी के साथ में। देयर आर टू पर्सन, फर्स्ट इज दाला एंड सेकेंड इज रामकली। दे आर बिलोंग्स टू पुअरेस्ट पीपल ऑफ द विलेज। ये लोग पुअरेस्ट पीपल हैं गांव के। अब आपने देखा कि दाला और जो रामकली के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले दाला ने कहा कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ वर्क दीज डेज, कि रामकली आजकल काम ढूंढना बहुत मुश्किल है। ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस, केवल बड़े जो किसान हैं वही हमें हायर कर रहे हैं, एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। और कह रहा है कि वो भी बहुत कम समय के लिए, सिर्फ हमें बड़े किसान ही नौकरी पे रख रहे हैं, वो भी बहुत कम समय के लिए। अब देखो रामकली ने कहा है घनश्याम द लार्ज फार्मर हैड जस्ट बॉट अ हार्वेस्टर। तो रामकली कह रही है कि घनश्याम नाम का एक बड़ा फार्मर है जिसने अभी जस्ट ही हार्वेस्टर खरीद लिया। सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर। और इस वजह से इस साल हम लोगों को हार्वेस्ट सीजन में और कम काम मिल पाएगा। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। वो कह रही कि अगले साल मैंने पूरे साल में लगभग 5 महीने काम किया था इन बड़े किसानों के खेतों के ऊपर। दाला क्या कह रहे हैं? वी हैव ट्रैक्टर फॉर प्लगिंग, हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेसर फॉर थ्रेसिंग, इवन फॉर रिमूवर वीड्स। सम फार्मर्स स्प्रे वीड साइड। कह रहा है कि अब क्या है रामकली कि हम लोगों के पास हर चीज़ के लिए तो मशीनें हैं, जैसे कि प्लगिंग के लिए ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर हार्वेस्टिंग के लिए है, थ्रेसर थ्रेसिंग के लिए है, और यहाँ तक कि अब तो सीड्स को रिमूव करने के लिए भी मशीनें आ गई हैं। तो रामकली कह रही हैं दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट ऑफ रायगंज। तो रामकली कह रही है कि इस साल मुझे काम ढूंढने के लिए रायगंज जाना पड़ेगा, भट्ठों पे। ब्रिक मेकिंग का मतलब जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं। तो रामकली कह रही है कि मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? रायगंज जाना पड़ेगा टू फाइंड अ वर्क। ठीक है, ब्रिक मेकिंग का काम वो ढूंढने रायगंज जाएगी। तो आई ओ द लोकल मनी लेंडर फॉर 2000। मैं वो अब दाला कह रहे हैं कि दाला क्या कह रहे हैं कि मैंने जो है जो लोकल मनी लेंडर्स हैं उनसे 2000 रुपये उधार लिए थे। आई हैड टेकन एज 1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वॉज अवेलेबल। कह रहा है कि 1000 रुपये मैंने तब लिए थे जब पिछली गर्मियों में मेरे पास कोई भी काम नहीं था, मेरी ज़मीनों पे या दूसरों की ज़मीनों पे। हाउ विल आई नेवर रिपे। तो कह रहा है कि मैं कैसे इन्हें वापस कर पाऊँगा। आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील। कह रहा मैं मुश्किल से 2 वक्त का खाना जो भोजन है वो अरेंज कर पाता हूँ अपने घर के लिए, मैं ये उधार कैसे चुका पाऊँगा। अब रामकली बता रही हैं कि माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर, कि जो मेरी स्थिति है वो भी तुमसे कोई बहुत अच्छी नहीं है। ये देखिए रामकली ने रिस्पॉन्स दिया कि मेरी सिचुएशन तुमसे बेटर नहीं है। ड्यू टू पास्ट डेब्ट द मनी लेंडर रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। पिछले लोन की वजह से मनी लेंडर ने इस बार मुझे और पैसे देने से ही मना कर दिया है। तो अब आपने देखा कि इस तरीके के जो लेबर्स हैं, जो पुअरेस्ट पर्सन हैं, वो लोग लेबर प्रोवाइड करते हैं। वो दूसरों की जगह, दूसरों की फील्ड पे जाके, दूसरों की ब्रिक मेकिंग साइट पे जाके काम करते हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से आपने देखा कि ये सिचुएशन आपके सामने क्रिएट की गई कि कैसे जो है पालमपुर गांव के जो छोटे किसान हैं उनके साथ क्या परेशानियां आ रही हैं। दाला इज़ अ लैंडलेस फॉर्म लेबर। दाला क्या है? एक लैंडलेस फॉर्म लेबर है हु वर्क ऑन अ डेली वेजेस इन पालमपुर, जो कि पालमपुर गांव में डेली वेजेस, प्रतिदिन की मजदूरी पे काम करता है। दिस मीन ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। और इसलिए उसे, इसका मतलब ये है कि वो रेगुलर उसे काम ढूंढना पड़ता है। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फॉर्म लेबर सेट बाई गवर्नमेंट इज़ 115
इन अप्रैल 2011। अप्रैल 2011 में सरकार के द्वारा जो मिनिमम वेजेस हैं, मतलब कम से कम जो मजदूरी डिसाइड की गई थी वो 115 रुपये थी, बट दाला गेट ओनली 80 रुपीज़। लेकिन तब भी दाला को सिर्फ कितने रुपए दिए जा रहे थे? 80 रुपीज़, 80 रुपये। तो देयर इज़ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर द वर्क अमंग द फार्म लेबर इन पालमपुर। क्यों ऐसा था? क्योंकि लेबर बहुत ज़्यादा थे, लेबर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, एक जगह काम करने के लिए पीछे दसियों लोग खड़े हुए हैं। तो अब क्या होता था कि जो मालिक है वो मनमाने तरीके से जो लेबर कम पैसे पे काम करने को तैयार हो जाता था उसे रख लिया जाता था, कंपटीशन बहुत था। तो दाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली। और ऊपर कन्वर्सेशन में आपने देखा कि दाला ने अपनी स्थितियों के बारे में रामकली से डिस्कस किया है। रामकली भी एक फार्म लेबर है, दोनों ही क्या हैं? पुअरेस्ट पीपल हैं विलेज पालमपुर के। और आगे हम लोग देखते हैं तेजपाल की स्टोरी को भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपका दिया गया है, मे बी मिस्टर तेजपाल के बारे में जस्ट हाफ है। चलिए कोई बात नहीं, इसको स्किप करते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, फिर इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। अब आपने देखा कि छोटे किसानों के पास तो पैसा बचता नहीं है, जो पुअरेस्ट पीपल हैं, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स के अलावा जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, जो थोड़े बड़े और मध्यम फार्मर्स हैं, उनके पास कुछ पैसे बच जाते हैं, उनकी कुछ सेविंग होती है जिससे वो दोबारा खेती कर लेते हैं। दे आर दस एबल टू अरेंज द कैपिटल नीडेड। और इस प्रकार से जो मिडिल और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो खेती में जिस पैसे की ज़रूरत होती है उसको बचा के रखते हैं। तो हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग? कैसे इन फार्मर्स की अपनी खुद की बचत होती है? यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेशन। आपको इसका आंसर किस में मिलेगा? नेक्स्ट सेशन में। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। आपको पता ही है कि किसी खेती करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? कैपिटल की आवश्यकता होती है, मतलब पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि हम लोगों को खेती करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होती है। तो मोस्ट जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें ये पैसा दूसरों से उधार लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। दे हैव टू बोरो दिस मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स। बट जो लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? जो उनका सरप्लस फूड होता है, जो अनाज वो खेतों में उगाते हैं, जो बच जाता है अपने कंजप्शन के बाद में, जो बच जाता है उसे वो मार्केट में सेल कर लेते हैं। सपोज दैट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने 100 क्विंटल गेहूँ जो है वो अपने खेत में उगाया किसी मीडियम या लार्ज फार्मर में। अब उसके घर में कितना कुंटल, कम से कम उसके घर में खर्चा हो रहा है तो 10 क्विंटल का पर ईयर कितना हो रहा है? 10 क्विंटल खर्च हो रहा है या 12 क्विंटल खर्च हो रहा है। तो उसके बाद जो अनाज बचता है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना बचेगा आप देख सकते हैं कि बच जाएगा 80 करीब। अगर 20 क्विंटल भी वो लोग खर्च करते हैं तो 80 क्विंटल बच जाएगा। ये जो रिमेनिंग फूड है इसे ये लोग बड़ी मार्केट में जाके, बड़ी मार्केट कौन सी है? रायगंज की है या शाहपुर की है? तो वहाँ जाके बेच देते हैं जो बड़े किसान हैं या जो मध्यम, जो मीडियम फार्मर्स हैं। तो उससे उन्हें पैसा मिलता है, बेचने से क्या मिलता है? उन्हें पैसा मिल जाता है। और इस पैसे को वो लोग अपने घर के अलग दूसरे खर्चों में खर्च करते हैं और कुछ पैसा ये लोग बचा लेते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर ये लोग जो खेती में खर्चा आता है उसको फुलफिल कर सकें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कंडीशन है। यहाँ पे फिर एक स्टोरी दी गई है सविता की। सविता एक स्मॉल फार्मर हैं और इस वजह से सी प्लान्स टू कल्टीवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर लैंड। छोटी किसान है और उनके पास 1 हेक्टेयर की ज़मीन है और उसने प्लान किया कि वो अपनी 1 हेक्टेयर की ज़मीन पे गेहूं का उत्पादन करेगी। बिसाइड सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, सी नीड्स कैश टू बाई वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। अब उसे कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता थी? बीज के अतिरिक्त सविता को फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड्स की को खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता थी और इसी के साथ उसे अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, फार्म इंस्ट्रूमेंट्स को भी रिपेयर करना था। सी एस्टिमेट्स दैट वर्किंग कैपिटल सेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ 3000। अब उसने जो एस्टिमेट निकाला वो ये था कि उसे कम से कम 3000 रुपये की ज़रूरत थी खेती को करने के लिए।
एकदम फ्री में नहीं होती है खेती भी, उसमें भी पैसा लगाना पड़ता है। तो खेती को करने के लिए उसे 3,000 रुपये की ज़रूरत थी। सी डजंट हैव द मनी, बट उसके पास पैसा नहीं था। सो सी डिसाइड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, और इसलिए उसने ये डिसीज़न लिया कि वो ये पैसा किससे बोरो करेगी, किससे उधार लेगी, तेजपाल सिंह से। तेजपाल क्या हैं? एक बड़े किसान हैं। तेजपाल के पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, एक लार्ज फार्मर हैं पालमपुर के। तेजपाल एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 months। तेजपाल पैसा देने के लिए एग्री हो गया, बट उसने सविता को जो इंटरेस्ट रेट बताई वो कितनी थी? 24% थी। 4 month में उसने क्या बोला कि 24% उसे इंटरेस्ट रेट के साथ ये पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। और जो 24% की इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। सविता आल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फॉर्म लेबर, और इसके साथ सविता ने उससे ये भी वादा किया कि सविता उसकी ज़मीनों पे फ्री में काम भी करेगी। वो बहुत कम पैसा लेके उसकी ज़मीनों पे भी काम करेगी। प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फॉर्म लेबर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट रेट 35 पर डे। 35 रुपये प्रतिदिन लेकर वो उसकी ज़मीनों पे काम करने के लिए भी तैयार हो गई। एज़ यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो, जैसा कि आपको पता ही है कि 35 रुपये बहुत कम हैं। सविता नोज दैट सी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर फील्ड एंड तेजपाल सिंह फील्ड आल्सो। अब सविता को ये पता था कि उसके लिए अपनी फील्ड पे काम करना, उसके बाद तेजपाल की फील्ड पे भी जाके काम करना, ये उसके लिए काफ़ी कठिन होने वाला है, लेकिन तब भी उसने एक्सेप्ट किया। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम, क्योंकि हार्वेस्ट टाइम बहुत बिजी टाइम होता है। एज अ मदर ऑफ 3 children सी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 बच्चों की माँ होने की वजह से उसे अदर भी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बहुत सी उसके ऊपर। सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशन एज सी नोज गेटिंग अ लोन इज़ डिफ़िकल्ट फ्रॉम अ स्मॉल फार्मर। सविता ने इन सारी कठिनाइयों को एक्सेप्ट किया, एग्री किया, क्योंकि उसे पता था कि एक छोटे किसान के लिए पैसा लोन लेना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए उसने एग्री कर लिया। ठीक है, वो पैसा उधार ले लिया। चलिए, तो अब हम लोगों ने देखा कि जो कंडीशन है वो बहुत बेटर नहीं थी। तो अब हम लोगों ने देखा कि अमंग द 3 factors ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड दैट लेबर इज़ मोस्ट अबाउंडेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोगों ने तीनों फैक्टर्स को देखा है। प्रोडक्शन के जो 3 फैक्टर हैं उनको अभी तक हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, जिसमें हमने ये पाया है कि जो लेबर है वो मोस्ट अबाउंडेंट फैक्टर है। अबाउंडेंट का मीन्स बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त मात्रा में लेबर है, लेबर ज़्यादा है। लेबर सबसे ज़्यादा अबाउंडेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का। देयर आर मैनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज अ फॉर्म लेबर। बहुत से लोग फॉर्म लेबर की तरह के रूप में काम करना चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग काम करना चाहते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं, काम कम है और काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो लेबर है वो अबाउंडेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का। दे बिलोंग्स टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज़, और ये लोग किससे बिलोंग करते हैं? या तो फिर ये लोग लैंडलेस फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, या ये स्मॉल लैंड ओनर्स हैं, बहुत छोटी, या तो ज़मीनें हैं ही नहीं, या इनके पास लेस देन 1 hectare ज़मीन है, कम ज़मीनें हैं। तो दे आर पेड लो वेजेस, इनके पास में मजदूरी बहुत कम है और इनका जीवन काफ़ी टफ है। तो इस तरीके से आपने देखा कि अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा है इसके बेसिस पे आपको इसे फिल करना है। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं सेल ऑफ सरप्लस फॉर्म प्रोडक्ट्स। अब जो बचा हुआ अनाज होता है उसे बेचा जाता है। जो सरप्लस फॉर्म प्रोडक्ट्स है, जो खेती का जो चीज़ें बच जाती हैं जिन्हें कंज्यूम नहीं कर पाते, सपोज दैट कुछ लोग ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं जिसको वो कंज्यूम नहीं करते, तो वो सारी चीज़ें वो लोग बेच देते हैं। तो लेट अस सपोज दैट द फार्मर हैव प्रोड्यूस वीट ऑन देयर लैंड यूजिंग द 3 factors ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि अगर किसी ने तीनों फैक्टर का इस्तेमाल करके अपनी ज़मीन के ऊपर प्रोडक्शन किया, वीट का, गेहूं का उत्पादन किया, और उसके बाद में उन्होंने उस पूरे प्रोडक्शन को हार्वेस्ट कर लिया। अब आपको पता है कि व्हाट डू द फार्मर डू विद द वीट। अब ये जो फार्मर्स है गेहूं के साथ क्या करते हैं, आपको पता है जितना फैमिली का कंजप्शन होता है उसे ये लोग अपने घर में रखते हैं, बाकी क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, मार्केट में
सेल कर देते हैं। स्मॉल फार्मर जो छोटे किसान हैं जैसे कि सविता और गोविंद, ये लोग क्या करते हैं, इनके पास सरप्लस वीट बहुत कम बचता है, मतलब ऐसा अनाज बहुत कम बचता है जिसे ये लोग मार्केट में बेच पाएँ, इसलिए इनकी इनकम बहुत कम है। ठीक है, इसलिए इनके पास इनकम बहुत कम होती है और ज़्यादातर जो इनका अनाज है वो इनके घरों में कंज्यूम हो जाता है इनकी खुद की कंजप्शन की ज़रूरतों में। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि गरीब किसान इसलिए उसे दिक्कत आती है कि वो अपनी फैमिली को चला नहीं पाता। नाउ हम लोग देखेंगे कि नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ यहाँ पे सिर्फ आप एग्जांपल दिया गया है कि तेजपाल सिंह के पास 350 क्विंटल गेहूं जो है वो सरप्लस फूड में बचता है, सरप्लस वीट बच जाता है और 350 क्विंटल को बेचता है तो उसे बहुत बड़ा अमाउंट पैसे का मिलता है, जिससे वो पूरे साल अपने खर्चे चलाता है और यही पैसा वो दूसरों को उधार भी देता है और उससे और पैसा बनाता है। अब हम लोग देखेंगे कि पालमपुर विलेज में नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ कौन सी थी। तो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ का मीन्स होता है दोज एक्टिविटी विच इज़ नॉट रिलेटेड टू फॉर्म्स, जो फार्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं होती, जस्ट लाइक डेयरी फार्मिंग, ये है एक एक्टिविटी। डेयरी फार्मिंग में आपको पता ही है कि लोग जो है लिव स्टॉक को पालते हैं, जानवरों को पालते हैं और उसके बाद वो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं और मिल्क को सेल करते हैं मार्केट में। ठीक है, तो डेयरी जो है वो एक कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर के बहुत से फैमिलीज़ में और लोग जो है बफेलोज़ को पालते हैं और इन बफेलोज़ को ग्रास और ज्वार बाजरा इन सबको खिलाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में ये लोग मिल्क को क्या करते हैं, रायगंज की मार्केट में बेच देते हैं, जो पास का बड़ा गांव है रायगंज, वहाँ पे बेच देते हैं। और 2 ट्रेडर्स, 2 व्यापारी ऐसे हैं जो शाहपुर टाउन से आते हैं और इस सारे जो है मिल्क को रायगंज से कलेक्ट कर लेते हैं और ये दूध जो है वो टाउन और सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो अब आपने देखा कि किस तरीके से जो डेयरी फार्मिंग के लोग हैं वो गांव का जो प्रोडक्शन है मिल्क का उसे शहरों तक पहुंचाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, तो लेट्स टेक अ 3 फार्मर। यहाँ पे 3 फार्मर्स को लिया गया है, ठीक है, और उसके प्रोडक्शन को बताया गया, कंजप्शन को बताया गया और सरप्लस फूड को। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। फार्मर 1, ये कौन सा फार्मर है, फार्मर 1। जो फार्मर फर्स्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले साल उसके पास कितना प्रोडक्शन हुआ, 100 क्विंटल। ठीक है, अब उसने क्या किया, 40 क्विंटल गेहूं कंज्यूम किया, मतलब 40 क्विंटल गेहूं उसके घर में खर्च हो गया और बचा कितना, 60। तो अब अगले साल जो उसकी इनकम होगी वो यही 60 क्विंटल गेहूं की तो होगी, क्योंकि 40 तो उसने कंज्यूम कर लिया, उसके परिवार वालों ने अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी फूड नीड्स के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया है। तो बचा जो 60 क्विंटल गेहूं है ये उसकी इनकम की तरह है। इसको जब वो बेचेगा, जो उससे पैसा उसको मिलेगा वही पैसा वो अगले साल खर्च कर पाएगा। अब आपने देखा दूसरे साल क्या हुआ कि जो उत्पादन था वो बढ़ गया, 120 क्विंटल हो गया। ठीक है, लेकिन कंजप्शन तो उतना ही रहेगा। आपको पता है अगर आप 4 रोटियां खाते हैं तो आपका जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। आपके पास गेहूं चाहे जितना हो जाए, आप मैक्सिमम कंज्यूम कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे तो कुछ परसेंट का अंतर आता है, लेकिन कंजप्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो कंजप्शन आपने देखा अभी भी 40 ही है वीट का, और लेकिन प्रोडक्शन बढ़ गया। तो प्रोडक्शन बढ़ने से सरप्लस फूड बढ़ जाएगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब अगले साल उसकी इनकम बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, यहाँ पे 80 होने से यहाँ पे उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब अगर आपको 3rd ईयर का निकालना है तो आप ये यहाँ पे बता सकते हैं 120 से जो प्रोडक्शन है वो 130 हो गया, लेकिन कंजप्शन सेम रहेगा। जब कंजप्शन सेम रहेगा तो यहाँ पे प्रोडक्शन सरप्लस फूड कितना बचेगा, 90। अब 90 उसके तीसरे साल की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो आपने देखा ये जो किसान है ये प्रोग्रेस कर रहा है, हर साल ये अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसमें फर्टिलाइज़र, इरीगेशन और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, जिससे उसका प्रोडक्शन बढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो अब इस तरीके से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग देखते हैं सेकंड फार्मर, उसने क्या किया, फर्स्ट ईयर उसके पास प्रोडक्शन कितना था, 80, कंजप्शन कितना था, 40, सरप्लस कितना होगा, 40, नेक्स्ट ईयर का कैपिटल कितना होगा, 40। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं सेकंड फार्मर का 100 हो गया। ठीक है, 100 हो गया। अब 100 से इसका सरप्लस कितना हो जाएगा, कंजप्शन 40 रहेगा। अब इसका सरप्लस कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा,
सॉरी यहाँ 60 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 40 था, यहाँ 60 हो जाएगा, और 60 उसका नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा कैपिटल। तो इस तरीके से आपको ये पूरी कंप्लीट करनी है। अब ये आपको आप समझ सकते हैं कौन से किसानों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम जो 2 है उसमें आप कंजप्शन को देख रहे हैं, कॉलम 3 में आप क्या देख रहे हैं, फार्मर की फैमिली की जो इनकम है, होल जो सरप्लस व्हीट है वो कैपिटल के लिए उसका इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि किस तरीके से ये सर्कल चलता रहता है। अब यहाँ पे आपने देखा 60 है, ये छोटा किसान है जिसके पास प्रोडक्शन कितना है 60 हो रहा है, ये मीडियम फैमिली है, और वो जो देखिए ये वाले जो फार्मर 3 क्या है, आप प्रोडक्शन को देख के कह सकते हैं ये छोटा किसान है, इसके पास बहुत केवल 60 कुंटल हो रहा है। ये मीडियम फार्मर है जिसके पास कितना 80 कुंटल हो रहा है, और ये लार्ज फार्मर है जिसके पास कितना हो रहा है 100 कुंटल हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि जो कंजप्शन है वो सबका सेम है, प्रोडक्शन अलग अलग है। अब जिसके पास कम प्रोडक्शन हो रहा है, कंजप्शन तो बराबर है, इसका 40 इसका 40 सबका 40 है। तो यहाँ पे जब आपने 60 कुंटल अपने खेतों में उगाया और 40 कुंटल को कंज्यूम कर लिया, तो रिमेनिंग आपके पास 20% बचेगा। तो यही 20% सरप्लस फूड तो आप मार्केट में सेल करेंगे, जिससे आपको नेक्स्ट ईयर की कैपिटल अरेंज करनी है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर में डेयरी के अलावा कुछ लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, छोटे स्तर पर चीज़ों को बनाया भी जाता है। जैसे कि प्रेजेंट में क्या है कि 50 पीपल्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड हैं। पालमपुर में 50 फैमिलीज़ किस में इंगेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज, ये लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की तरह मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग बहुत छोटे स्तर पर चीज़ों को बनाते हैं। दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम, ये लोग ज़्यादातर किस घरों पर चीज़ें बनाते हैं और अपनी फैमिली के लेबर की हेल्प से, मतलब फैमिली के लोग ही मिलकर उस चीज़ को बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि पालमपुर में कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग है, शॉपकीपर्स भी हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी दुकानें पालमपुर में उन्होंने खोल रखी है, और नोटबुक्स हैं, पेन है, पेंसिल है, टूथपेस्ट हैं, इस तरीके की चीज़ें वो लोग गाँव में बेचते हैं। आपको याद रखना है कि शॉपकीपर्स भी थे पालमपुर में। इसी के साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, जो ट्रांसपोर्ट है वो पालमपुर का सबसे ज़्यादा डेवलपिंग सेक्टर है। क्यों? क्योंकि रोड्स का डेवलपमेंट होने की वजह से शाहपुर जाना, रायगंज जाना लोगों के लिए काफ़ी आसान हो गया है, और किसान जो है अपने बचे हुए जो सामान है उसको लेके मार्केट में जाके उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा कि जो पालमपुर है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसा था, वेल डेवलप्ड है। पालमपुर का ट्रांसपोर्ट कैसा है, वेल डेवलप्ड है, ठीक है, फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। और यहाँ पे हम लोगों ने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने पालमपुर के बारे में सब कुछ कवर किया है। पालमपुर में कितनी लैंड है, कितनी फैमिलीज़ हैं, पालमपुर के लोग क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी फॉर्म एक्टिविटी है, मतलब लोग एग्रीकल्चर करते हैं, कुछ लोगों ने डेयरी फार्मिंग कर रखा है, कुछ लोगों की छोटी दुकानें हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब आप इसके सारे आंसर्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस चैप्टर की हेल्प से हम लोगों ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जाना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, 4 हैं। फर्स्ट है लैंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का। सेकेंड है लेबर, ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है, लेबर जो है उसके बिना भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, जो छोटे किसान परेशान रहते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है, फिजिकल कैपिटल, उनके पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो उन्हें उधार लेना पड़ता है दूसरों से। तो फिजिकल कैपिटल भी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ह्यूमन कैपिटल तो आपको पता ही है कि जब उसमें लोग नहीं इन्वॉल्व होंगे, फिर ह्यूमन नहीं इन्वॉल्व होगा, तो बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी, जिसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझाने के लिए ही आपको ये हाइपोथेटिकल विलेज जो है उसको इमेजिन करके क्रिएट किया गया। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं और नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, फॉर्म एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में।